हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी फर्स्ट यूनिट अब ख़त्म हो चुकी है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट सेकंड, है ना। यूनिट सेकंड और आपका जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड बी फार्मा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, है ना। जैसे कि बहुत ही खूबसूरत सी इमेज बनी हुई है और वो इमेज अपने आप में कुछ रिप्रेजेंट कर रही है और जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बस एक कैजुअली डिफाइन करेंगे, फिर एक्चुअल में हमें जो देखना है, जो इसके अंडर हमें टॉपिक पढ़ना है वो है नोमेनक्लेचर, ठीक, नोमेनक्लेचर। तो हम देखेंगे जैसे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है उसी तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के भी कुछ अलग अलग तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से उनकी नेमिंग की जाती है ना। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन, बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट अगर इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी हम बात कर लें सबसे पहले, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में। और इंट्रोडक्शन में आपको दो साइंटिस्ट का नाम दिखाई दे रहा है, तो इसको हम पढ़ ही देते हैं। इन 1875 Want Hoff, है ना, Want Hoff and Lebel recognize another type of stereoisomerism in organic molecule having two differently substituted atom to each other by mean of double bond, ठीक है। इन दो साइंटिस्ट ने बताया कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें दो कार्बन है और उन कार्बन पे लगे हुए कुछ ग्रुप्स हैं और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है और इस पर कुछ लगे हुए ग्रुप्स हैं इस तरीके से। तो ये जो ग्रुप लगे होंगे इनमें कुछ वेरिएशन होंगे, कुछ चेंजेस होंगे और उस चेंजेस पे क्या होगा कि एक ही कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, फिर भी वो दोनों अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, वो अलग अलग कंपाउंड होंगे। तो सबसे पहले किसने बताया? वॉन्ट हॉफ एंड लेबल ने। द आइसोमर्स विच आर हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट आर डिफरेंसिंग in spatial arrangement of the group or atom around the double bond are termed as geometrical isomers, ठीक। देखो क्या बताया गया, इसी की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इन्होंने क्या बताया कि एक कोई कार्बन है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ एक और कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कुछ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ए बी, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया वही बात है, ठीक है। तो देख रहे हैं सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं। समटाइम ये भी हो सकता है कि यहाँ भी ए बी लग सकते हैं। अभी हम यहाँ ए बी की बात कर लेते हैं, ए और बी। और दूसरा एक कंपाउंड क्या हो सकता है? बी ए, और इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, ए एंड बी। अब देख रहे हो तो दोनों कंपाउंड में फॉर्मूला तो सेम है, सारी चीज़ सेम है, बट जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, यहाँ पर ए और ए एक ही साइड में थे, यहाँ पर ए और बी एक साइड में आ गए, और ए और ए जस्ट अपोजिट हो गए, यहाँ पर ए और बी जस्ट अपोजिट थे। तो क्योंकि कुछ स्पेस में अरेंजमेंट में बदलाव हो जाने से एक आइसोमर बनता है जो कि इस कैटेगरी के आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड द फिनोमिना इस टर्म इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इस तरह के फिनोमिना को, इस तरह की प्रोसेस को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है यहाँ से। और फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कुछ अपनी कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं? देखो, जो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं आप लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स arises due to the presence of डबल बॉन्ड, है ना। और डबल बॉन्ड के प्रेजेंट होने से क्या होगा, तो आगे हम बात कर लेते हैं इसी कंडीशन में। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्चुअल में डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी क्यों है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ये कोई हमारे पास एक GI था, ठीक है, एक कोई ये कंपाउंड है जो कि GI शो करेगा,
ठीक है। और इसके बीच में हम देख रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। कहा गया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को होना बहुत ज़रूरी है, ये भी चलिए मान लेते हैं, बट एक्चुअल में ज़रूरी है क्यों, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक ये कंपाउंड हो गया, एक और कंपाउंड बनाते हैं जरा। एक ये कंपाउंड हो गया। अब दोनों में देख रहे हो बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक में बी और बी सेम साइड है, एक में बी और बी जस्ट अपोजिट साइड में है। देखो अभी क्या है, डबल बॉन्ड के होने से यहाँ पर जो रोटेशन है वो एकदम रेस्ट्रिक्ट है। अगर इसको हम ऐसे पकड़ लें, इसको इस तरीके से पकड़े और इसको रोटेट करने की कोशिश करें, ठीक, तो ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये रोटेट नहीं होगा तो हम कह सकते हैं ये कंपाउंड इसी तरीके से स्टेबल रहेगा जैसा बना हुआ है। दूसरी कंडीशन देखो क्या हो सकती है, हम मान लेते हैं एक ऐसा कंपाउंड है, इससे ए जुड़ा हुआ है, इससे बी जुड़ा हुआ है, इससे ए और इससे बी। अभी कैसा बॉन्ड है, अभी सिर्फ सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड है ये, सिग्मा, ठीक। अब क्या होगा, एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, जैसे ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इधर और इधर कार्बन लगे हुए हैं, अब तो ये आसानी से रोटेट कर सकता है ना, रोटेट कर सकता है। वहीं अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो इनको रोटेट करने के लिए किसी एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। पाई वाले बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में तोड़ना पड़ेगा। और अगर पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर वो जीआई ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए डबल बॉन्ड करता क्या है, डबल बॉन्ड कॉजेज द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन विच इज वेरी क्रूशियल फॉर द जीआई। सिंगल बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है, ठीक। और अगर पॉसिबल नहीं है, ये जानना हो कि क्यों नहीं पॉसिबल है। देखो अगर ये रोटेट हो गया, रोटेट होके ये बी इधर आ गया, ए इधर आ गया और ए बी इसी तरीके से था, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, कभी ये हो कि इस तरीके से हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, तो दोनों में आप डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर पाओगे क्योंकि ये कंपाउंड दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पर क्योंकि रोटेशन, ये जो रोटेशन है, ठीक है, ये वाला जो रोटेशन है इस तरीके से, ये पॉसिबल ही नहीं है। 3D फॉर्म में आप समझिए, डबल बॉन्ड है ये, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं, रोटेट ही नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ऐसे और इसमें कुछ आप रोटेट करें, आसानी से रोटेट हो जाएगा। तो वही कि डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ना, डबल बॉन्ड बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर द जीआई। थर्ड कंडीशन क्या है, डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच्ड ऑन इंडिविजुअल कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। अच्छा ये कंडीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे अगर आप कह दें कि सिर्फ ए और ए ही हम अटैच कर दें, अब हम कहें कि ये सिस है कि ट्रांस है, या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। यानी इंडिविजुअल कार्बन पे, इस पे और इस पे, ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं ये दोनों कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो कार्बन पे ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ मान लेते हैं OH लगा था और यहाँ भी आपने OH ही लगा दिया, यहाँ Br लगा था, यहाँ भी आपने Br ही लगा दिया, तो ऐसे कंपाउंड जीआई शो नहीं करेंगे। अब देखो जीआई शो करने के लिए एक्चुअल में क्या चाहिए कि इस वाली कंडीशन में अगर OH था तो इधर आपने Br कर दिया, ठीक है, और इस तरफ अगर Br था तो यहाँ पर OH कर दिया या कोई और ग्रुप लगा दिया। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे जो ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये ग्रुप कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ये जीआई की कंडीशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नॉमेनक्लेचर की, जो कि इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि रिप्रेजेंट किए गए। एक तो सिस ट्रांस है, इजेड है, सिनेंटी है। तीनों को आपने बहुत अच्छे से तरीके से सुन रखा होगा, आप जानते होंगे कि तीनों का मतलब क्या है, ठीक है। 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है सिस एंड ट्रांस के बारे में, है ना। तो देख लेते हैं कि सिस क्या होते हैं, ट्रांस क्या होते हैं। जो हमारी हेडिंग है वो है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। देखो बेसिकली अगर बात करें तो जो सिस का मतलब होता है, या उससे भी पहले थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा, तो जो हमारा सिस है, जस्ट लाइक जेड एंड सिन, ठीक, ये तीनों एक जैसे होते हैं। वहीं अगर बात करें ट्रांस की, ट्रांस जस्ट लाइक ई एंड आगे हमारा क्या बच रहा है, तो आगे बच रहा है हमारे पास एंटी, ठीक। तो जस्ट लाइक एंटी, ये तीनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, और ये तीनों एक जैसे होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने आप सिस और ट्रांस की। देखो सिस ट्रांस क्या होता है, बेसिकली सिस का मतलब सीधा सा होता है कि सेम साइड, ठीक है। देखो डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा पहले हम, फिर आगे बात करते हैं वाया एग्जाम्पल। सिस इज अ लैटिन वर्ड एंड इट मीन
दिस साइड ऑफ cis इंडिकेट दैट द आइडेंटिकल ग्रुप और एटम आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि सिस में देखो डबल बॉन्ड का होना तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि सिस ट्रांस की बात कर रहे हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की भी हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो ग्रुप्स लगे होंगे, जैसे मान लेते हैं इधर OH लगा हुआ है, ठीक, फिर इस साइड मान लेते हैं इधर हमारा मान लेते हैं कुछ भी आपका CH3 मान लेते हैं, ठीक है। इस साइड हम मान लेते हैं C2, यहाँ भी CH3 मान लेते हैं CH3, और इधर आप OH मान लीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो ग्रुप्स हैं, जो सेम ग्रुप हैं, यानी OH OH CH3 CH3, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो सेम साइड में प्रेजेंट है। कहाँ, किसकी सेम साइड पे? तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की सेम साइड पे प्रेजेंट है। तो ऐसे सारे कंपाउंड को हम कह देते हैं वो क्या हैं? सिस हैं। जब कार्बन से लगे हुए एटम या ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट हो तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे वो सिस है। वहीं दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जो कि डेफिनेशन में वहाँ दिखाया गया है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो ग्रुप लगे हुए हैं, यानी ये OH और इधर OH, ठीक है, इधर आपका CH3 और ये CH3। अब यहाँ अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो जो ग्रुप्स हैं जस्ट अपोजिट लगे हुए हैं, जस्ट अपोजिट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट अपोजिट लगे हुए हैं। तो वही चीज़ यहाँ डेफिनेशन में भी दिखाई गई है। ट्रांस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन द अदर साइड ऑफ, यानी वो दोनों जस्ट अपोजिट होंगे, एक दूसरे के जस्ट एंटी फॉर्म में होंगे। ट्रांस इंडिकेट दैट द आइडेंटिकल एटम और ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। वही जो डेफिनेशन वहाँ बताई गई वही चीज़ यहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल में शो हो रही है कि यहाँ देखोगे ये OH इधर है, ये उधर है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। अगर कुछ और आपको एग्जाम्पल देने हैं तो और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एग्जाम्पल हम आगे वाली स्लाइड में जो है देखते हुए चलते हैं ना, क्योंकि आगे वाली स्लाइड में भी हमने थोड़ा सा कुछ लिया हुआ है, तो ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी हम एग्जाम्पल इसी में और दे देंगे आपको। द सिस ट्रांस आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर दैट इज पेयर ऑफ मॉलिक्यूल which have the same molecular formula but whose identical atom or group or in the different orientation in 3-dimensional space। जब 3D में देखोगे तो जो ग्रुप होंगे कभी सेम साइड पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के मिलेंगे, कभी दोनों ही अपोजिट साइड में मिलेंगे। तो कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं एक दो। लाइक जो अगला एग्जांपल हमारा होगा CH, ठीक है, CH ना करके सॉरी COOH H COOH। एक और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH H COOH, ठीक है। ये दो कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं किसी भी कंपाउंड में, और मुझे लगता है अब आप आसानी से बता देंगे कौन सिस है और कौन ट्रांस है। देखो जब ये दोनों सेम ग्रुप या इन दोनों को आप कंपेयर करना चाहो, इनको कंपेयर कर लो, सेम साइड लगे हुए हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, तो सिस हो गया। ये दोनों ग्रुप, या अगर आप इनको कंपेयर करना चाहते हो तो इनको कंपेयर कर लो, दोनों अपोजिट साइड लगे हुए हैं यानी एंटी साइड लगे हुए हैं, तो उसे हम ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये सिस और ट्रांस आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जरा एजेड नॉमेनक्लेचर की। देखो कंडीशन क्या है, सिस ट्रांस सही था, कोई दिक्कत नहीं है, सिस ट्रांस के अकॉर्डिंग आप सारी नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन कई जगह आके बात फंस जाएगी। और बात कहाँ फंसेगी? सपोज कर लीजिए आपको कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड दे दिया गया OH NH2, ठीक, CH3 और यहाँ मान लेते हैं Br। अब इसको सिस ट्रांस के फॉर्म में आप कैसे बताएंगे? क्योंकि सिस ट्रांस में तो हम ये देख रहे थे कि सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। अब यहाँ तो हमें ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं मिल रही है, सेम ग्रुप छोड़ो, सारे ही चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए फिर से एक स्कीम आई, एक नॉमेनक्लेचर आया ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, जिसे बोला गया एजेड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और इसको 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया। ये एग्जाम्पल भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया, पहले इसको हम देख लेते हैं डेफिनेशन वगैरह, और बाद में उसी स्कीम को, उसी रूल को CIP स्कीम भी कहा गया, ठीक है, जैसा कि RS नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था। और वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? तो यहाँ पर देख रहे हैं वो 3 साइंटिस्ट RS कान,
C के इन गोल्ड एंड V प्रीलॉग, कान का C, ठीक, इन गोल्ड का I और प्रीलॉग का P, इसी को बोला गया CIP स्कीम या फिर CIP रूल, जो कि हमने RS नॉमेनक्लेचर में भी देखा था। ठीक, अब देखो कि इन्होंने AZ कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिफाइन किया, कुछ अपने सेट रूल बताए, उन रूल के अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन ई नॉमेनक्लेचर है, कौन ई ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और कौन जेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक है, ई का जो बेसिक सा मतलब होता है इंटाजेजन, यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही प्यारा सा नाम है एक, इंटाजेजन। ठीक, इंटाजेजन का जो मतलब होता है जस्ट अपोजिट, विच मीन अपोजिट। ई का मतलब क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंटाजेजन, एक जर्मन वर्ड है जो कि इंटाजेजन है और उसका मतलब होता है अपोजिट। वहीं अगर हम जेड की बात करें तो जेड का मतलब होता है जूसामिन, एक जर्मन टर्म है जूसामिन, और जूसामिन का मतलब होता है एक सेम साइड में या फिर टुगेदर, है ना, एक साथ, ये मतलब होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ई नॉमेनक्लेचर। ई नॉमेनक्लेचर में जो डिफाइन कर रखा है, इफ द टू ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन द बॉन्ड इज असाइंड एज ई कॉन्फ़िगरेशन। देखो अभी जो हमने यहाँ पर बना रखा था, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, अभी हम बात करेंगे कंपाउंड के थ्रू हम बात करेंगे, लेकिन अभी अगर हम बात करें, ठीक, कि अभी आप कैसे इसको जो है स्पेसिफाई करेंगे कि ई है कि जेड है। देखो हम मान लेते हैं ये क्या है, हायर प्रायोरिटी, हायर, ठीक, ये लोअर प्रायोरिटी इधर लगी हुई है। प्रायोरिटी एक्चुअली एटॉमिक नंबर के बेस पे करेंगे, लेकिन हम आगे वो करेंगे। ठीक, फिर यहाँ हम मान लेते हैं ये हमारी ये हायर प्रायोरिटी इधर लगी हुई है और ये लोअर प्रायोरिटी लगी हुई है। अब यहाँ पर देखो तो हायर प्रायोरिटी वाला जो है, ये हायर प्रायोरिटी जस्ट अपोजिट है, यानी एंटी एक दूसरे के, और जैसे ही हायर प्रायोरिटी वाले जस्ट अपोजिट होंगे तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को, ऐसे आइसोमर को हम बोलेंगे वो ई कॉन्फ़िगरेशन वाला आइसोमर है, यानी वो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ई है। वहीं अगर बात करें हम जेड की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो डेफिनेशन हमने पहले ही आपको बता दी, बस एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो यहाँ लिख सकते हो। ठीक, एक कोई कंपाउंड है, कंपाउंड पे जुड़ी हुई कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, हम मान लेते हैं इधर लोअर प्रायोरिटी जुड़ी हुई है, इधर हायर जुड़ी हुई है, फिर इधर हायर है, थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, हायर, और इधर लोअर प्रायोरिटी। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो जो लोअर प्रायोरिटी है और जो हायर प्रायोरिटी है वो दोनों एक सेम साइड में, एक ही साइड में, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे ये जेड आइसोमर है। और यहाँ पर देख सकते हो अभी जो हमने आपको बताया था जूसामिन। ठीक, ये देखो बहुत ही प्यारे से नाम है, इंटाजेजन एंड जूसामिन, दोनों ही जर्मन नेम है। इंटाजेजन का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड में। वहीं अगर जूसामिन की बात करें तो होता है टुगेदर, यानी एक साथ, एक सेम साइड में। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ CIP स्कीम की, जो कि उन तीन साइंटिस्ट ने, कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग ने अपनी एक स्कीम दी और कुछ सेट रूल बताए। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी GI को पहचानना हो जिसमें सारी वैलेंसी कार्बन की अलग अलग हो, तो कुछ रूल वो बताए उन्होंने। तो पहला जो रूल इन्होंने बताया, असाइन द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑब्लिक एटॉमिक मास। ये दो एक्चुअली अलग अलग रूल भी होते हैं समटाइम, बट जो ऑथेंटिक चीज़ है वो एटॉमिक मास के बेसिस पे ही हमें प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि समटाइम क्या होगा, आइसोटोप आ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में हमें क्या मिल गया कि हम मान लेते हैं यहाँ पर एक OH था, यहाँ पर NH2 था, यहाँ पर Br था, यहाँ पर हम मान लेते हैं Cl था। ये एक कोई कंपाउंड आपको मिल गया। अब करना क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, असाइन द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और किन को प्रायोरिटी असाइन करनी, जो एक्चुअल में कार्बन से जुड़े हुए एटम हैं, जो कार्बन से लगे हुए ग्रुप हैं। और कौन से कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन। देखो पहले हम इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। N और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और 2 नंबर आप इसको दे देंगे नीचे NH2 को। वहीं अगर Cl और Br की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो आप एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी इसे दे देंगे और 2 नंबर की प्रायोरिटी आप इसे देंगे। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो एक नंबर वाली प्रायोरिटी, एक नंबर वाले ग्रुप और 2 नंबर वाले ग्रुप
जस्ट अपोजिट है। और अपोजिट के लिए हम करते क्या थे, तो अपोजिट के लिए हम ई आइसोमर लिखते थे। ई यानी इंटाजेजन, उसका मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है सेम कंपाउंड, ठीक है, OH NH2, ठीक है, यहाँ पर Cl और इधर Br, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब कहा गया कि आप प्रायोरिटी असाइन करिए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो क्या करेंगे, एक तो इसी को जाएगा, दो इसको जाएगा, यहाँ पर एक इसको, दो इसको। अब ध्यान से देखो कि जो हायर प्रायोरिटी है, जो ज़्यादा प्रायोरिटी है, यानी इसकी अगर बात करें, एक नंबर की प्रायोरिटी सेम, दो नंबर की प्रायोरिटी सेम। अब क्या होगा, जब टुगेदर हैं, एक साथ में हैं, एक साथ में होने का मतलब क्या था कि ये आइसोमर कैसा है, जेड, क्या बोलते हैं इसको, जेड, ठीक है। तो बहुत आसान है पहचानना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि जब ये दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट हों तो ऐसे को हम बोल देंगे ई, अगर दोनों एक साइड में हो, टुगेदर हो, तो उसे बोल देंगे हम जेड। अगला रूल क्या कहता है, देखो जरा, अगला रूल कहता है इफ सेम एटम आर प्रेजेंट देन कंपेयर द नेक्स्ट एटम अंटिल द डिफरेंस इज फाउंड। कंडीशन क्या है, इसको हटा दें, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे सेम एटम मिल जाए, ठीक है, सेम एटम का मतलब ये नहीं सेम ग्रुप, सेम एटम, दोनों में डिफरेंस है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, ये हो गया, और इधर OH है, इधर OCH3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, इधर O है, उधर भी O है, एटम तो सेम हो गए। इधर एक और कंडीशन मान लेते हैं NH2, और इधर मान लेते हैं NH और इससे जुड़ा हुआ हमारा CH3। इतने बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। अब तो प्रायोरिटी असाइन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि OH यहाँ भी, O यहाँ भी दिख रहा है, O वहाँ भी, N यहाँ भी, N यहाँ भी। उस कंडीशन में क्या करना है, रूल क्या कहता है कि आप प्रायोरिटी असाइन करिए, जस्ट नेक्स्ट वाले को कंपेयर करिए। अगर तब भी नेक्स्ट में हमें सेम एटम मिलता है तो उसके नेक्स्ट वाला कंपेयर करिए, जब तक हमें डिफरेंस मिल ना जाए। तो यहाँ पर O से जुड़ा हुआ आगे हाइड्रोजन है, यहाँ O से जुड़ा हुआ कार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन को कंपेयर किया तो कार्बन को प्रायोरिटी हम ज़्यादा देंगे, तो एक नंबर उसे दे दिया, दो इसे दे दिया। फिर यहाँ आते हैं, N से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन है, N से जुड़ा हुआ एक कार्बन है, यानी प्रायोरिटी इसे गई, दो इसे देते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो जरा, एक नंबर और एक नंबर दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट होने का सीधा सा मतलब इंटाजेजन, इंटाजेजन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन हमारा ई हो गया, ठीक है। वहीं एक दूसरी कंडीशन देखो कि ये कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये OH है, इधर OCH3 है, ठीक है, सेम ही बनाना है, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है, इधर NH2 है और इधर NHCH3 है। अब प्रायोरिटी असाइन करिए, तो सेम प्रायोरिटी का ऑर्डर 1 2 1 2। अब देखो जरा, जो सेम ग्रुप हैं, सॉरी जो हायर प्रायोरिटी है, जो हायर प्रायोरिटी वो सेम साइड में टुगेदर, यानी जूसामिन, और जूसामिन का सीधा सा मतलब कि Z, ये आइसोमर कैसा है, Z है। तो अगर कभी सेम एटम मिल जाते हैं, जस्ट नेक्स्ट वाले एटम को आप कंपेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है, इन केस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाते हैं फिर क्या करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। एटम पार्टिसिपेटिंग इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कंसिडर्ड टू बी बॉन्डेड टू एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिमिलर एटम बाय सिंगल बॉन्ड, दैट इज एटम ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो प्रेजेंट है, उसके अलावा कुछ और डबल बॉन्ड आपको मिल गए। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके अलावा मान लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 CH2, ठीक, C 1 2 3 CH, कुछ ऐसी कंडीशन मिल गई। और इधर हम कर लेते हैं CN डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इधर हम कुछ भी ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, ठीक, इतना बहुत है। अब इस कंडीशन में आप प्रायोरिटी कैसे असाइन करेंगे, बहुत आसान है। क्या करना है, सबसे पहले हम इस वाले की बात कर लेते हैं। तो क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। एक्चुअल में जब ऐसी कंडीशन अगर आपको मिल जाती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन मिल जाती तो आप क्या करोगे,
पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो है CH इधर लिख लेना है। इस CH से जुड़े हुए कितने बॉन्ड हैं यहाँ पर, 2, तो 2 बॉन्ड ऐसे हमने ओपन कर लिए। फिर इधर हमारा CH2 और इधर CH2, इस तरीके से ओपन कर लेना है। फिर नीचे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसको कैसे ओपन करना है, कार्बन और इससे 3 बॉन्ड C C C CH CH CH, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम बॉन्ड को ओपन कर लेंगे। वही सेम नाइट्रोजन के साथ भी करेंगे। N है, डबल बॉन्ड CH2, तो N और उससे एक CH2, 2 CH2, इस तरीके से हम यहाँ पर प्रायोरिटी असाइन करेंगे। तो करिए प्रायोरिटी असाइन। देखो क्या होगा, CH यहाँ भी अगला CH। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं। एक कार्बन यहाँ पर है, ये वाला है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन, और अब इस वाले में कंपेयर करते हैं, इस वाले में इससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन। दोनों जगह कार्बन कार्बन मिल गए, यहाँ भी कार्बन मिल गया, यहाँ भी कार्बन मिल गया, यानी मामला टाई हो गया। नेक्स्ट वाले को फिर कंपेयर किया तो फिर कार्बन मिला, फिर कार्बन मिला, यहाँ भी टाई हो गया। नेक्स्ट वाले को कंपेयर किया, यहाँ तो कार्बन मिला, लेकिन इसके बाद ध्यान से देखो तो एक हाइड्रोजन है, यानी प्रायोरिटी गई इस वाले को 1 नंबर की। तो 1 नंबर इसे गई, 2 नंबर आप अल्टीमेटली इसे दे देंगे। यहाँ पर तो वैसे भी 1 नंबर की प्रायोरिटी इसे जा रही है, 2 नंबर इसे जा रही है, ठीक है। बाकी सारा हम रफ करते हैं और इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। तो अब अगर ध्यान से देखो आप, जो हायर प्रायोरिटी है वो किस साइड में है, यानी जो हायर प्रायोरिटी है वो सेम साइड पे प्रेजेंट है। और सेम साइड पे प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि ये जूसामिन है, यानी जेड आइसोमर है, ठीक है। जूसामिन मतलब टुगेदर, एक साथ। वहीं इसके जस्ट वाइस वर्सा आप कर दीजिए, इसको ऊपर की तरफ ले जाइए, इसको नीचे की तरफ, तो वो आपका ई कॉन्फ़िगरेशन, ई आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिन और एंटी। ये और भी इंटरेस्टिंग है उससे, इसमें बहुत सारा जो मैटर है जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो उसको हम कवर भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जो सुपरफिशियली आपके सिलेबस में है सिर्फ उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी सी हम बात और कर लेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज ऑल्सो पॉसिबल इन कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्साइम, ठीक। और ऑक्साइम का सीधा सा मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे, सिर्फ कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहे थे। अब एक नया तरीके का हमें जो है आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके की देखो क्या होगा, अगर ये एक्चुअल में बन कैसे रहे, थोड़ी सी रिएक्शन की अगर हम बात कर लें, तो व्हेन एल्डिहाइड लाइक सी, ठीक है। इधर ही मैं बना देता हूँ थोड़ा सा इसको ऊपर करके, देखो क्या हो रहा है, व्हेन एन एल्डिहाइड, ये H हो गया, ये O हो गया, और यहाँ हम XYZ कुछ भी ले लेते हैं, CH3 ले लिया हमने। व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक, रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक। बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से, ये वाला, ठीक, -H2 वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। अब जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, देखो कार्बन से जुड़ के आ गया ये वाला नाइट्रोजन से आगे जुड़ा हुआ है OH, और इससे जुड़ा हुआ है CH3, और इधर है हमारा हाइड्रोजन। तो ये एक हमें कंपाउंड मिल गया। और नाइट्रोजन के ऊपर एक्चुअली लोन पेयर भी होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये एक कंपाउंड मिल गया जहाँ पर हमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मिल रहा है। इसको बोलते हैं हम एल्डो, दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसे, एल्डो ऑक्साइम, ठीक। अब ये जो एल्डो ऑक्साइम है, इसके 2 नेचर हो सकते हैं, 2 तरह के इसके आइसोमर बन सकते हैं। एक सिन होगा, दूसरा एंटी होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि सिन और एंटी इसके, ये आप जो है थोड़ा सा याद रखना, इसको हम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में अपने लेंगे। तो हम बात कर लेते हैं अपने सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन की। देखो डेफिनेशन दी हुई है, वो आप देख सकते हैं, बट हम थ्योरेटिकली और थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने पिछली एक एग्जाम्पल लिया भी था। तो इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये जो हमारा एल्डो ऑक्साइम बन के आया था, उसको हम पहले इधर नोट कर लेते हैं। जो एल्डो ऑक्साइम आपका आया था, इससे जुड़ा हुआ OH था, इधर हमारा जुड़ा हुआ हाइड्रोजन था, इधर हमारा एक अल्काइल ग्रुप था, ठीक। इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं कि ये OH और लोन पेयर, ये जो OH और लोन पेयर है कुछ इस तरीके से, N और लोन पेयर आपका बड़ा गंदा बन गया, लोन पेयर आपका कुछ ऐसे हो और OH कुछ इस डायरेक्शन में हो।
अब देखो दो तरह से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को या तो OH से कंपेयर करो या तो एल्काइल ग्रुप यानी इसको इस लोन पेयर से कंपेयर करो, किसी एक को एक से कंपेयर कर लो। तो हम यहाँ पर एल्काइल को इससे कंपेयर कर लेते हैं या फिर आप जो भी कंपेयर करना चाहो। देखो अगर हाइड्रोजन और OH ग्रुप दोनों अपोजिट हैं तो इसे हम बोलेंगे एंटी, ठीक है। हाइड्रोजन किसका, इस वाले कार्बन का, और OH किसका, तो इस नाइट्रोजन का। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे हम बोलेंगे एंटी। या फिर कार्बन पे जो एल्काइल ग्रुप लगा है वो और जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो दोनों अपोजिट हो तो भी हम एंटी बोलेंगे। दूसरी कंडीशन इस एंटी की बात होगी, ठीक। दूसरी कंडीशन सुनो कि एक कंडीशन ये हो सकती है, अब OH की और जो लोन पेयर है उनकी डायरेक्शन फिर से बदल गई। यहाँ पर हाइड्रोजन को आप कंपेयर करिए, हाइड्रोजन को जब आप OH से कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम साइड हैं। और लोन पेयर या फिर एल्काइल ग्रुप को आप कंपेयर करिए, कंपेयर किसे करना है, लोन पेयर और एल्काइल ग्रुप, कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को, या तो OH जो नाइट्रोजन पे लगा हुआ है और जो हाइड्रोजन कार्बन पे लगा हुआ है उसे कंपेयर करना है हमें। तो हम देख रहे हैं दोनों सेम साइड पे हैं। सेम साइड का मतलब होता है ये इनको क्या कहेंगे, हम सिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सिन। ये कौन सा फॉर्म है, तो ये सिन फॉर्म है। तो जब हमारा अल्काइल ग्रुप और लोन पेयर अपोजिट होंगे तो उसे हम बोलेंगे एंटी। जब हमारा अल्काइल ग्रुप और लोन पेयर सेम साइड पे होंगे, टुगेदर होंगे, इसीलिए उसे हम बोलेंगे सिन, ठीक। जैसा कि हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, स्टार्टिंग में क्या देखा था कि सिस जस्ट लाइक जेड और सिन, इन तीनों का मतलब क्या है, टुगेदर, एक साथ, एक साइड में। और ट्रांस का मतलब ट्रांस, ई और एंटी, इन सब का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हालांकि इसमें और भी कीटो ऑक्साइड के साथ में भी कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में इतना ही है तो हम सिर्फ इतने की बात करते हैं और ये सफिशिएंट मैटर है, ठीक है। तो वंस अगेन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।